हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कार्बन एवं उसके यौगिक के ऊपर नोट्स, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th नोट्स के ऊपर, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। पार्ट 1 में हमने कार्बन क्या होता है, कार्बन के जो प्रारूप होते हैं वो हमने पढ़े थे। पार्ट 2 में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है हमारे? वे परमाणु जिन पर किसी अणु के विशिष्ट गुण निर्भर करते हैं उन्हें प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा सुनने में, तो आपको मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा है, CH4, जैसे उसमें कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ रहा होता है, हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे कुछ और जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें, एल्डिहाइड जोड़ दें, या फिर ब्रोमीन जोड़ दें, या कीटोन जोड़ दें, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, हमारा पहला पार्ट है हमारा हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? जिसमें हमारी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपने अपनी पीरियोडिक टेबल में पढ़ी होगी। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये अधातु होते हैं, तो ये आपके उसके साथ जुड़ जाते हैं, चैन के साथ जुड़ जाते हैं। हेलोजन में क्लोरीन, Cl, फ्लोरीन, F, ब्रोमीन और आयोडीन आदि जैसे अधातु होते हैं, जो आधुनिक सारणी में के समूह 17 में स्थित होते हैं। जैसे कि हेलोजन में यहाँ पे क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमें क्या होता है एग्जाम में, हमें स्ट्रक्चर भी बनानी होती है, सूत्र भी बनाना होता है, हमें सूत्र संरचना भी बनानी होती है, और फिर उसका नाम भी बताना होता है। तो अगर हमारा क्लोरीन Cl जुड़ा हुआ होता है चैन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, और I जुड़ा हुआ है तो आयोडो। इसके बाद आता है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल में अगर OH जुड़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल का ऑल, अगर हम नाम की बात करें तो इसमें हम क्या बोलते हैं? ऑल जुड़ता है। जैसे कि एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक प्रकार के अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे कि मीथेन के साथ अगर अल्कोहल जुड़ गया तो मेथेनॉल, इथेन के साथ जुड़ गया तो इथेनॉल, प्रोपेन के साथ जुड़ गया तो प्रोपेनॉल। इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन हट जाता है, और फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे CH4 था। अब इसमें कितने हमारे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूँ और Cl जोड़ दूँ तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ वाले हाइड्रोजन को मैंने हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो ये क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? क्लोरो लग जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर OH जुड़ जाता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मीथेन था, मीथेन के साथ ऑल जुड़ गया तो मिथेनॉल। इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है कि CHO, अगर किसी भी चैन के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ अगर CHO जुड़ रहा है तो आप उसको इस तरीके से जोड़ देंगे। इसके बाद है आपका कीटोन। कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, जिसमें क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल आबंध के साथ, मतलब 2 आबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या होता है? COOH। इसका हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है COOH। इसके बाद आता है सजातीय श्रेणी। अणुओं का वह समूह जिनके क्रमागत यौगिकों के अणुओं के बीच CH2 का अंतर होता है। जैसे मान लो अभी तक हमने पढ़ा CH4, फिर हमने पढ़ा CH3, CH3, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एक और कार्बन आ जाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में एक और कार्बन आ गया है, हमारा 3 कार्बन हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। मतलब कि उसमें क्या है कि एक एक कार्बन हमारा बढ़ता चला जाता है। इसके बाद आती है हमारी एल्कीन की श्रेणी। एल्कीन की श्रेणी में पहले दो वो कार्बन होते हैं। इसमें हमारे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 2 कार्बन के बीच में कितने आबंध है? 2 आबंध है। अल्काइन में हमारे 3 आबंध होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। इसमें हमारे कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं। अभी हमने पार्ट 2 में वीडियो में आपको टेबल दी थी एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की, तो आप उससे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड की सजातीय श्रेणी। अगर Cl जुड़ा हुआ है तो उसको क्लोरो बोलेंगे, Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, I जुड़ा हुआ है तो आयोडो, OH जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल, और CHO जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड। जैसे अगर हमारा CH4 है,
H एक हाइड्रोजन हटा दिया, Cl जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, आयोडीन जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, एल्डिहाइड जोड़ दिया। तो वो सब चीज़ें आपको ये पूरी आपको ये टेबल दी है। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको क्या है कि आपको ये दे दिया, ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया C2H5Cl, तो आपको इसका नाम बताना होगा या स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बनाना सिखाया है। सारे जितने भी आपके स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपको बताया, उनकी नेमिंग कैसे होते हैं, उनका नाम कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया। तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। जो आप सब्सक्राइब किए हुए थे वो वाला चैनल बंद हो गया, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। इसके बाद आता है कार्बन यौगिकों का नामकरण, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ रहा है तो उस स्ट्रक्चर का नाम भी पता होना चाहिए। कार्बनिक यौगिकों का व्यवस्थित ढंग से नाम रखने वाला नामकरण कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है हमारे आसपास तो उसका कोई ना कोई नाम होता है, तो इसी प्रकार कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका भी नाम होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC नाम। इस नामकरण से बनने वाले नाम को IUPAC नाम कहते हैं। एग्जाम में IUPAC की आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बाद हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे होता है? अगर एक कार्बन है तो उसको मिथ बोलते हैं, और एल्केन की बात हो रही है तो मिथेन। 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट। ये पूरी की पूरी आपको ये टेबल बनानी होगी। इसके बाद है हमारा क्लोरीन के साथ एल्केन। अगर हमारा यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या होगा? क्लोरोमिथेन। अगर 2 कार्बन है और क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोरो इथेन। मतलब वही है, अगर आपको मिथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह आपको समझ में आ गया है तो अगर आपका क्लोरीन जुड़ गया है तो आपको क्लोरो आगे लगा देना होगा उस नाम के आगे। जैसे मिथेन का स्ट्रक्चर आपने पहचान लिया कि भाई मिथेन है और उसके साथ आपको क्लोरीन भी दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे? क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोडेकेन। तो ये आपका पूरा कार्बन के जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपका ये आप नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रोमीन के साथ एल्केन। ब्रोमीन के साथ होगा अगर भाई CH4 क्या होता है हमारा? एल्केन होता है। Br क्या होता है? ब्रोमो। तो ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन। इसके बाद आता है आयोडीन के साथ। अगर बिल्कुल सेम वही चीज़ है, आयोडोमिथेन हो जाएगा, आयोडोएथेन हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद है प्रकार्यात्मक समूह अल्कोहल और उनका नामकरण। अगर OH जुड़ जाता है तो ऑल जुड़ जाएगा हमारा। OH से क्या हो जाएगा? ऑल। और एक कार्बन है तो मिथ, तो मिथेन ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। अगर आपको ये चीज़ अभी थोड़ा हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑल कैसे जुड़ गया, ये मिथेन कैसे हो गया, इथेन कैसे हो गया, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो की। कितना भी बड़ा अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो उसका सिंपल से सिंपल ट्रिक जो होती है एक स्ट्रक्चर को बनाने की, तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 10th की मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आता है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें दहन। किसी पदार्थ को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करना दहन कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है और वो मैंने जला दिया, तो हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन पहले से ही उपस्थित है। तो जब वो आपका कोई पदार्थ जल रहा होता है तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? किसी भी वायु या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में जब आप किसी भी पदार्थ को जलाते हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? दहन कहते हैं। कार्बन यौगिकों का दहन करने पर CO2 तथा H2O की उत्पत्ति होती है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये MCQ जो आपके होते हैं 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें OMR शीट फिल करने के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन यौगिकों का दहन करने पर कौन सी गैस क्या उत्पन्न होता है? तो आप इसमें लिख सकते हो CO2 और H2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है, जल जो होता है, वो उसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है? पदार्थ बदले हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और उसमें मैंने ऑक्सीजन जोड़ दी, अपने आप नहीं जोड़ी है, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो आपकी
प्रक्रिया होती है उसके थ्रू अगर आप किसी में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो उस प्रक्रिया को आप क्या नाम देते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है इथेनॉल में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइक अम्ल हो जाएगा। इथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा इथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है इथेनॉल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, कि हम ऑक्सीकरण कैसे कर सकते हैं। ये इथेनॉल है, उसके बाद ये हमारा दो ऑक्सीजन हमने इसके साथ जुड़ाई हैं, तो हमारा KMnO4 की और ऊष्मा की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई है, तो हमारा एसिटिक अम्ल और जल की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आता है हमारा संकलन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन हो गया, ये एल्काइन है, आपके पास एल्कीन है या एल्काइन है, तो आपको एल्कीन को एल्केन के अंदर बदलना, उस प्रक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उदाहरण इसका क्या हो गया, जैसे वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है उसको हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका हमारा नाम क्या, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, इथ। यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं, 2 मतलब बंध लगे हैं, तो इथीन, ये हो गया हमारा इथीन। और जैसे ये हमारा बना, ये संतृप्त है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन। इसके बाद हमारा इथेनॉल, इथेनॉल मतलब ओल मतलब OH, हमारा साधारण नाम होता है इसका मिथाइल इथाइल अल्कोहल, मिथाइल इथाइल अल्कोहल। और रासायनिक नाम होता है इथेनॉल और रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। इसके बाद आता है इथेनॉल के भौतिक गुण, जो आपकी विशेषताएं, इथेनॉल के विशेषताएं क्या होती हैं। यह तेज गंध वाला रंगहीन द्रव्य होता है, ये आपको प्रैक्टिकल्स के टाइम पे आपको दिखाया जाएगा। यह तेज गंध वाला रंगहीन द्रव्य होता है, इसका स्वाद तीखा होता है, यह जल से हल्का होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ली जाए कि इथेनॉल की आपको विशेषताएं बतानी है तो आपको ये तीनों विशेषताएं लिखनी होंगी। और अगर आपसे उनका उपयोग पूछ लिया जाए तो उपयोग क्या होता है, जल के साथ मिश्रित करके इसे वाहनों में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर हम इथेनॉल के अंदर पानी मिला दें तो उसको हम क्या है कि वाहनों के ईंधन के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रबड़, पेंट, रंग रोगन आदि उद्योगों में विलायक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप पेंट कराते हैं घर में, तो जो रंगों के अंदर जो मिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल, ताकि जो पेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चले। इसके बाद आता है इथेनॉइक अम्ल। इथेनॉइक अम्ल का ये हमारा फॉर्मूला है COOH और रासायनिक सूत्र हो गया CH3COOH, साधारण नाम हो गया एसिटिक अम्ल। भौतिक गुण क्या क्या है, यह एक रंगहीन द्रव्य है, यह स्वाद में खट्टा होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी होगी कि इथेनॉइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है या भौतिक गुण क्या होता है। तो ये आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। साबुनीकरण, साबुनीकरण क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो सोडियम एसीटेट तथा जल उत्पन्न होता है। साबुनीकरण में सबसे सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहेंगे तो जो साबुन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। वो बनती कैसे है, बनती ऐसे, जब हम एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम उसकी प्रक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3COONA बनता है, मतलब सोडियम एसीटेट और पानी निकलता है। जब हम सोडियम एसीटेट को फिर से हम प्रक्रिया कराते हैं तो हमारी जाकर क्या बनती है, साबुन, पूरी की पूरी साबुन बनती है। इसके बाद आता है साबुन के अणु की संरचना, मतलब कि साबुन के अणु जो होते हैं वो उनकी संरचना किस प्रकार होती है। साबुन के अणु का एक सिरा पानी में घुलनशील होता है, यह अणु का आयनिक भाग होता है, इसे जलरौगी सिरा भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपको क्या करते हो, कपड़े धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट जो होती है वो आप पानी में डाल देते हो, तो साबुन का जो एक सिरा होता है वो पानी से मिल जाता है और एक सिरा जो होता है वो गंदगी जो होती है आपके कपड़ों में उससे मिल जाता है। तो वो क्या करता है, जो गंदगी होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो वो किस वजह से खींचता है, क्योंकि उसका जो एक सिरा होता है वो पानी में घुलनशील हो गया और दूसरा जो होता है वो आयनिक भाग होता है, जिसकी वजह से जो है गंदगी को अपनी तरफ खींच रहा होता है। साबुन के अणु का दूसरा सिरा कार्बन की श्रृंखला का बना होता है, यह पानी में घुलनशील नहीं होता।
साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है? जल में घुलनशील सिरा मैल से जुड़कर एक गोलाकार संरचना बना लेता है। इस गोलाकार संरचना को मिशेल कहते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है। तो आप उसमें बता सकते हो कि जो जल में एक सिरा तो हमारा जल में घुल जाता है, और जो घुल जाता है तो उससे क्या है, जो गंदगी है उसको समेट के एक गोल सा घेरा बना देते हैं, जिसका नाम क्या होता है? मिशेल। इस मिसाइल कपड़े में से अशुद्धि को खींचकर बाहर ले आता है। तो वो क्या करता है, जितनी भी गंदगी होती है कपड़े में वो अपनी तरफ खींच लेता है। जल में घुलनशील आयनिक सिरे के कारण मिसाइल पानी के अंदर घुल जाता है तथा कपड़े पर पहले की तरह अशुद्धियां वापस नहीं चिपक पाती। तो जो अणु पानी के साथ चिपक गए हैं साबुन के, तो वो क्या करता है, जितनी भी गंदगी है वो अपने अंदर खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि कपड़ा साफ हो जाता है और जितनी भी गंदगी है वो पानी के अंदर रह जाती है। इसके बाद आता है अपमार्जक। जब यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया या सल्फेट लवण होते हैं तो उसको अपमार्जक कहते हैं। अब साबुन और अपमार्जक के अंदर का जो अंतर है ये पूछ लिया जाता है आपका एग्जाम में। तो साबुन के अणु जो होती है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। इसमें क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट अम्ल होते हैं। यह कठोर जल में झाग नहीं बनाता, यह कठोर जल में झाग बनाता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ साबुन सफाई अच्छे से नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो साबुन नहीं है? नहीं, क्योंकि वो आपके पानी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हो सकता है वो वाला साबुन आपके उस पानी के लिए, जो पानी आपके एरिया में अवेलेबल है उसके लिए सही ना हो, तो आपको साबुन बदलने की ज़रूरत है। साबुन का उपयोग मृदु जल में नहीं किया जा सकता। अपमार्जक का उपयोग मृदु जल में भी किया जा सकता है। वो मृदु जल और अमृदु जल वो वही है, कठोर जल और सॉफ्ट जो होता है वाटर, वो चीज़ है। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिशेल का निर्माण होता है, इसमें मिशेल का निर्माण नहीं होता। यह जल की कठोरता को बढ़ाता है और ये जल की कठोरता को कम करता है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके 3 पार्ट है हमारे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों ही पार्ट आपको चैनल में प्लेलिस्ट है क्लास 10 के नेम से, तो उसमें आपको मिल जाएंगे तीनों पार्ट। और आपको बाकी चैप्टर्स की भी अगर वीडियोस चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ था वो चैनल बंद हो गया, तो ये न्यू चैनल है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।